Hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to cover the chapter number 6 of your new NCERT for class 6. The name of the chapter is Materials Around Us. हमारे आसपास जितने भी तरह के मटेरियल्स होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. मटेरियल्स जैसे कि क्लॉथ, वुड, ग्लास, प्लास्टिक, स्टील, आयरन, है ना. ये सब मटेरियल्स होते हैं जो भी किसी भी सामान को बनाने में यूज़ किए जाते हैं, है ना. हमारे पास जो सामान आता है वो रॉ मटेरियल से बनने के बाद आता है स्पेसिफाई होकर. तो जितनी भी चीज़ें किसी भी सामान को बनाने में यूज़ होती हैं उनको रॉ मटेरियल्स कहा जाता है. तो हम मटेरियल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. यहाँ पर एक श्लोक दिया हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं. तो यहाँ पर दिया हुआ है उपादानम भवेत् तस्या मूषायाः मृत्तिका लोहमेव च रसरत्न समुच्चय 10.3. तो इसका मीनिंग क्या है? द मटीरियल्स यूज टू मेक द क्रूकेबल अ वेसल यूज टू मेल्ट सब्सटेंसेज आर क्ले एंड आयरन. वे मटेरियल्स जो एक क्रूकेबल होता है, एक वेसल होता है, एक पोट टाइप होता है, लंबा सा इस तरह का पोट टाइप होता है जो कि अलग अलग सब्सटेंसेस को पिघलाने के लिए यूज़ होता है. उसको बनाने में क्या क्या यूज़ होता है? क्ले और आयरन का बना हुआ होता है वो क्रूकेबल. ओके, तो ये इसका मतलब है. अब आगे देख लेते हैं. यहाँ पर है ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें ऑब्जर्व करते हैं. तो चलिए देखते हैं. गुलन एंड शीतल आर थ्रिल्ड टू गो टू देयर न्यू क्लास एंड आफ्टर द समर ब्रेक they enter their classroom and start talking. What have you brought to school today? asked शीता. ठीक है, तो जो ये गुलन है और ये शीता है, ये दोनों के दोनों अपनी नई क्लास में जाने में काफ़ी थ्रिल हो रहे हैं, काफ़ी डरे हुए भी हैं, घबराए हुए भी हैं. गर्मी की छुट्टियों के बाद वे जब अपने क्लासरूम में एंटर करते हैं तो बातें करना स्टार्ट करते हैं. तो शीता पूछती है, तुम आज स्कूल में क्या लेकर आए हो? तो गुलन बोलता है, लुक आई हैव अ न्यू बुक. देखो मेरे पास ये नई किताब है. तो शीता बोलती है, आई ऑल्सो हैव अ न्यू नोटबुक एंड अ न्यू पेन. मेरे पास भी एक नई नोटबुक और एक नया पेन है. यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे अपने अपनी नोटबुक और पेन दिखा रहे हैं एक दूसरे को. अब आगे देखते हैं. आफ्टर सम टाइम मैडम विद्या, देयर साइंस टीचर, एंटर्स द क्लास एंड स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट टू ड्रॉ देयर अटेंशन टू मैनी थिंग्स दे यूज इन देयर डेली लाइफ. थोड़ी टाइम बाद उनकी मैम जो साइंस की टीचर थी, मैडम विद्या, वो क्लास में एंटर करती हैं और स्टूडेंट्स का ध्यान उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, है ना. तो वो कहती हैं, हाउ आर दे सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जो चीज़ें हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर या फिर डिफरेंट कैसे हैं. व्हाट आर दियर शेप्स एंड कलर. उनकी शेप्स और कलर्स कैसे हैं? क्या वो शेप्स के थ्रू एक दूसरे से डिफरेंट हैं या फिर उनके कलर्स सेम हैं. हाउ डज़ इट फील व्हेन यू टच दैम. और जब आप उनको टच करते हैं तो आपको कैसा फील होता है. आर सम ऑफ देम हैवियर दैन अदर्स. क्या उनमें से कोई एक दूसरे के मुकाबले हल्के या भारी भी हैं. ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटीरियल्स लाइक पेपर, वुड, क्लॉथ, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले एंड सो ऑन. तो वो बताती हैं कि सभी की सभी चीज़ें जो होती हैं वो कुछ मटीरियल्स जैसे पेपर, वुड, क्लॉथ, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, मिट्टी या फिर इसी तरह के दूसरी चीज़ों से बने हुए होते हैं. एनी सब्सटेंसेस, तो ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगी या फिर आप डेफिनेशन भी बोल सकते हैं. तो ये मटेरियल की डेफिनेशन क्या होगी? एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज़ रेफर्ड टू एज मटेरियल. कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी तत्व जो किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सामान को बनाने में यूज़ होता है उसको मटेरियल बोलते हैं. अब देखते हैं एक्टिविटी 6.1 करते हैं. तो इसमें क्या दिया हुआ है? लेट अस आइडेंटिफाई. तो चलिए आइडेंटिफाई करते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट यू सी अराउंड एंड ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द मटीरियल्स दे आर मेड अप ऑफ इन टेबल 6.1. अपने आसपास मटेरियल्स देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उन सब ऑब्जेक्ट्स को देखिए और फिर बताइए कि वे किस चीज़ के बने हुए होते हैं. तो यहाँ पे आई ऑब्जर्व में लिखना है जो आप देखते हैं सामान, और यहाँ पे मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ, वे किस सामान के बने हुए हैं, किस मटेरियल के बने हुए हैं. तो यहाँ पे हम फर्स्ट में लिख देंगे. अब देखिए जैसे मेरे पास सोफ़ा रखा हुआ है तो मैं यहाँ पर सोफ़ा लिख दूँगी. सोफ़ा किस चीज़ का बना हुआ है? वुड का. ठीक है, इसका मटेरियल क्या है? यहाँ पे हम लिख देंगे वुड. और क्या चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? मेरे पास एक कांच का ग्लास रखा हुआ है या फिर कप रखा हुआ है या फिर ग्लास, स्टील का ग्लास लिख देते हैं केवल, है ना. वाटर ग्लास रखा हुआ है और ये किस चीज़ का बना हुआ है? स्टील का, है ना. तो इस तरह से आपको इधर की साइड मटेरियल लिखने हैं और इधर की साइड जो भी आप सामान को, ऑब्जेक्ट को देखते हैं. आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे आपके हाथ में बुक होगी और वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? पेपर की बनी हुई होती है, तो वो भी
लिख सकते हैं। इसके बाद अब आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन एवरी डे ऑब्जर्वेशन वन कैन कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल्स। हम अपनी एवरीडे के ऑब्जर्वेशन से ये इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, मोर टू नो में दिया हुआ है अर्लीस्ट पॉटरी के बारे में, यानी कि प्राचीन काल में जो पॉटरी या फिर बर्तन यूज़ किए जाते थे उनके बारे में दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं। द अर्लीस्ट पॉटरी फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट डेट्स बैक टू 7000 to 8000 ईयर्स इन द गंगा प्लेन्स लाहुरादेवा एंड इन बलूचिस्तान मेहरगढ़। तो जो सबसे पुरानी टाइम की पॉटरी है, बर्तन है, वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिली हुई है। जो इंडियन उपमहाद्वीप है उसमें मिली हुई है लगभग 7000 से 8000 साल पहले, और वो भी गंगा प्लेन्स में, जिनके नाम है लाहुरद्वारा और बलूचिस्तान में मेहरगढ़ में बलूचिस्तान है वहाँ पर। अबाउट 4000 BCE onwards सिद्धू सरस्वती developed techniques of wheel turned pottery production, pigmentation, application of protective and decorative coats called slips of multiple colors, decorative painting, etc. लगभग 4000 BCE के आसपास जो सिंधु सरस्वती में एक टेक्निक डेवलप हुई जिसको व्हील टर्न पोट्री बोलते हैं, और उससे क्या हुआ कि उससे जो पोट्री है उसके बनाने की कला, उसका पिगमेंटेशन, उसकी सजावट और उनको प्रोटेक्टिव रखने के तरीके, उनको मतलब प्रोटेक्टिव मतलब सेफ़ रखने के, जिससे वो जल्दी से टूटे नहीं, है ना। इससे उनके ऊपर जो कोटिंग होती थी वो सब अलग अलग कलर्स, डेकोरेटिव पेंटिंग वगैरह होने लगी। दीज टेक्निक्स बिकेम फर्दर सोफिस्टिकेटेड ड्यूरिंग द सिंधु सरस्वती ऑल्सो नॉन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 to 1900 BCE with a bright red surface painted with black color design displaying geometric patterns and aquatic and terrestrial animals। और ये जो इनकी टेक्निक्स थी वो आगे जो हड़प्पा सभ्यता थी, जिसको सिंधु सरस्वती सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, तो उसमें और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। हड़प्पन सभ्यता का टाइम क्या होता है, लगभग 2600 से 1900 BCE। और इस हड़प्पा सभ्यता में किस तरह की पोट्री का यूज़ किया जाता था, अंदर की तरफ रेड कलर का सरफेस होता था और उसके ऊपर ब्लैक कलर के डिज़ाइंस होते थे, और डिज़ाइंस में क्या होते थे, जियोमेट्रिक पैटर्न्स होते थे, एक्वेटिक या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे बैल, मछली वगैरह की शेप्स होती थी। The clay used for making pots, dishes, bowl and other items was carefully selected and cleaned, sieved, kneaded, turned over a wheel and finally baked in kilns. Baked clay is called terracotta. तो इन बर्तनों को बनाने के लिए या फिर डिशेस को, बाउल्स को या फिर दूसरे आइटम्स को बनाने के लिए जो क्ले यूज़ होती थी, जो मिट्टी का यूज़ किया जाता था, वो बहुत केयरफुली सेलेक्ट की जाती थी। उसको क्लीन किया जाता था, उसको छाना जाता था, फिर उसके बाद उसको गूंदा जाता था। गूंदना मतलब पानी के साथ मिक्स करके एक डो बना लेना, ठीक है। फिर इसको एक चक्की के ऊपर रखकर और फिर जब हम शेप तैयार कर लेते थे फिर उसको चिमनी में पकाया जाता था, और जब ये पक के तैयार हो जाती थी तो उस जो क्ले होती थी, बेक्ड क्ले, बेकिंग होने के बाद जो क्ले हो जाती है उसको कहा जाता है टेराकोटा। ओके, अब आगे देखते हैं। Pots were used for various purposes from cooking to storage of food grains, oil, ghee and so on. Some very large storage jars and other pottery items are exhibited at the National Museum, New Delhi. जो ये पोट्स होते थे इनका अलग अलग पर्पज़ होता था, इनको किस किस काम में लाया जाता था, जैसे कुकिंग में, फूड ग्रेन्स को स्टोर करने में, ऑयल, घी वगैरह को स्टोर करने में, और इसी तरह के दूसरे काम भी किए जाते थे। कुछ बहुत बड़े जो स्टोरेज जार्स या फिर पोट्री आइटम्स बनाए हुए थे उनके, तो वो अभी तक नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में रखे हुए हैं, वहाँ पे एग्जीबिशन के लिए लगे हुए हैं। अब आगे यहाँ पे चलिए मटेरियल्स को एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं। हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स। तो सबसे पहले हम मटेरियल्स को ग्रुपिंग करेंगे। तो एक्टिविटी 6.2 दी हुई है, लेट अस ग्रुप द ऑब्जेक्ट शोन इन फिगर 6.1 बेस्ड ऑन एनी कॉमन प्रॉपर्टी सच एज शेप, कलर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, शाइन, डलनेस और मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। तो यहाँ पे देखिए इस फिगर में आपको कुछ सामान दिए हुए हैं, ये यहाँ पे स्केल, पेंसिल, कीज़, है ना, शार्पनर, सीज़र, स्पून, ग्लास, बुक्स वगैरह दिए हुए हैं। तो इनको आपको अलग अलग उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको ऑब्जेक्टिफाई करना है, ठीक है। आपको अलग अलग टेबल में इनको सेट करना है। जैसे अगर आप पेपर से बनी हुई चीज़ें ले रहे हैं तो पेपर में बुक्स आ जाएंगी, इस तरह से आपको इनको क्लासीफाई करना है। तो चलिए इनको क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पर
आगे टेबल में करेंगे, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। विच प्रॉपर्टी डिड यू यूज़ टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स इन एक्टिविटी 6.2। अब इस एक्टिविटी को करने के लिए आपने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया, उनके कलर का, उनकी शेप का, या फिर उनके मटीरियल्स का, किस प्रॉपर्टी के थ्रू आप उनको ग्रुपिंग करेंगे। डिड योर फ्रेंड्स ग्रुप ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन सिमिलर प्रॉपर्टीज़, क्या आपके फ्रेंड ने भी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही उनको ग्रुप किया है। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी से आपने क्या सीखा। यू मस्ट हैव नोटिस दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटीरियल्स एंड सम मटीरियल्स कैन बी यूज टू मेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट। आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो अलग अलग मटेरियल्स से भी बना हुआ होता है, और कुछ मटेरियल्स का यूज़ एक ही ऑब्जेक्ट को बनाने में भी किया जा सकता है। द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जब आप अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किसी एक ग्रुप में अरेंज करते हैं तो इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन प्रॉपर्टी दैट दे हैव। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो उनकी कॉमन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किए जा सकते हैं। सिमिलरली वी कैन क्लासीफाई मटीरियल्स बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज़। और इसी तरह से हम बहुत सारे मटीरियल्स को भी उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक्टिविटी 6.3 है, इसमें दिया हुआ है लेट अस थिंक व्हाट मटेरियल्स वी कैन यूज़ टू मेक अ टम्बलर। हम एक टम्बलर को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं। फिल इन द नेम्स ऑफ द मटेरियल्स इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड इन फिगर 6.2। तो यहाँ पे टम्बलर है, इस शेप का टम्बलर होता है, और यहाँ पे आपको मटीरियल्स लिखना है किस किस मटीरियल का ये बनाया जा सकता है। तो इसमें चलिए फिल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मटेरियल्स के नाम लिख दिए हैं। हम इसको प्लास्टिक से भी बना सकते हैं, ग्लास से भी, स्टील से भी और क्ले से भी। इन सब मटेरियल्स का यूज़ करके एक टम्बलर को हम शेप दे सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। वुड इट बी अ गुड आइडिया टू यूज़ पेपर लाइक मटीरियल्स फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। क्या ये एक सही आइडिया होगा कि अगर हम कुकिंग के लिए जो बर्तन यूज़ होते हैं उनको बनाने के लिए पेपर का यूज़ करें। वाई कैन नॉट अ टम्बलर मेड ऑफ क्लॉथ बी यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। और अगर हम कपड़े का बनाया हुआ टम्बलर यूज़ करें तो वो पानी को स्टोर क्यों नहीं कर सकता। अब देखिए यहाँ पे ये डाल के देख रही है तो पानी, कपड़े में से पानी नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं द मटीरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ टम्बलर शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर। तो जो मटीरियल है एक टम्बलर को बनाने के लिए वो ऐसे होने चाहिए जिनमें पानी होल्ड हो जाए, क्योंकि टम्बलर का यूज़ किस लिए होता है, पानी को रोकने के लिए ही तो होता है, पानी पीने के लिए या फिर दूसरे कामों के लिए। वो डिसाइड्स विच मटीरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन से मटेरियल्स का यूज़ होना चाहिए। वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड द पर्पज़ ऑफ विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज। तो हम किस चीज़ पे चूज़ करते हैं, हम चूज़ करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो क्या काम करने वाला है, उसका गोल क्या होगा, उसको बनाने का पर्पज़ हमारा क्या है और वो किस काम में यूज़ होगा। वी मे यूज़ डिफरेंट मटीरियल्स फॉर मेकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ए पेन मे बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स लाइक प्लास्टिक, मेटल एंड इंक। तो हम एक ही ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे एक पेन को ले लीजिए, तो पेन हमारा प्लास्टिक का भी बनाया जा सकता है, मेटल का भी बनाया जा सकता है ना, और दोनों में इंक मिला के पेन बन जाएगा। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग मटेरियल से भी बना सकते हैं। वाई आर डिफरेंट मटीरियल्स यूज फॉर मेकिंग बॉल्स ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स। अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग मटेरियल की बॉल्स क्यों बनाई जाती हैं। कैन अ क्रिकेट बॉल भी यूज टू प्ले टेनिस। क्या क्रिकेट बॉल से हम टेनिस खेल सकते हैं। तो एक्टिविटी 6.4 में देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कुछ और। फिगर 6.3 illustrate a variety of balls that are of the same size but made up of different materials। तो इस फिगर में आपको बॉल्स की वैरायटीज़ दिखाई हुई है जो सेम साइज़ की है लेकिन अलग अलग मटेरियल की बनी हुई हैं। टेक ईच बॉल एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ फिक्स्ड हाइट। हर बॉल के लीजिए और इसे कुछ ऊंचाई से डालिए। नोट द हाइट टू विच द बॉल बाउंसेज एंड रिकॉर्ड इट। और फिर उस हाइट को रिकॉर्ड कीजिए जिस पर बॉल बाउंस होती है। आइडेंटिफाई द बॉल दैट अचीव द हाईएस्ट बाउंस। और फिर उस बॉल को बताइए जो सबसे ऊंचा बाउंस लेती है ना। बाउंस की ऊंचाई को आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपको बताना है। यहाँ पे ये टेनिस बॉल है, ये क्रिकेट बॉल है और एक ये हैंड एक्सरसाइज बॉल है। अब यहाँ पर है बाउंसिंग लेवल्स ऑफ ऑल बॉल्स। आपको सभी बॉल्स को बाउंस करके देखना है और फिर उन्हें लिखना है कि वो कितनी ऊंचाई तक जाएंगी। टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, हैंड एक्सरसाइज बॉल एंड एनी अदर। अब इनकी हाई, मीडियम या लो में हम इनको क्लासीफाई करेंगे। Discuss in class other properties of sports balls such as size, color, texture and how high they bounce and understand why balls
are made up of specific materials for specific sports. Observe figure 6.4 and group the objects it as many different ways as possible. तो अब क्लास में डिस्कस कीजिए कि बॉल की दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे उनका साइज़, उनका कलर, उनके टेक्सचर और वो कितना ऊंचा बाउंस करती हैं और वो किस चीज़ की बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो उनके मटेरियल के अकॉर्डिंग या फिर उनके अलग अलग स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग आप उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब फिगर 6.4 में देखना है यहाँ पे, और फिर जितने भी तरीके से आप इनको क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग ग्रुपिंग में, वो करना है आपको यहाँ पर। यू माइट हैव ग्रुप दीज ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स और बाय देयर कलर और मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। अब आप इनको कैसे कर सकते हैं, या तो उनकी शेप के अकॉर्डिंग आप क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कौन है कौन है कौन है कौन है ना, इनको ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं, या फिर उनके कलर के अकॉर्डिंग कि पिंक 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 वाले को ले लो, या फिर उनका मटेरियल, वो किस मटेरियल के बने हुए हैं। वी हैव लर्न दैट मटेरियल्स में बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो हमने देखा था कि जो मटेरियल का क्लासिफिकेशन होता है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग किया जाता है। For example, in the kitchen, we usually store things in such a manner where similar utensils are placed together. जैसा कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप किचन में देखते होंगे तो जो बर्तनों को रखा जाता है वो एक जैसे बर्तन जो होते हैं वो एक जगह पर रखे जाते हैं, ग्लासेस को सब जगह को एक जगह रखा जाता है, बाउल्स जितनी होंगी वो सब एक जगह, प्लेट्स सब एक जगह, हाँ, तो इस तरह से रखा जाता है। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ स्पाइसेस इन वन कॉर्नर। ऐसे ही जब आप एक ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि सभी तरह के स्पाइसेस एक कॉर्नर में रखे हुए हैं, पल्सेस और ग्रेन्स दूसरी जगह रखे हुए हैं, और इसी तरह से उनका क्लासिफिकेशन किए रखता है। यू मे ऑल्सो विजिट एनी केमिस्ट शॉप एंड इंक्वायर अबाउट हाउ मेडिसिन आर अरेंज। और इसी तरह से आप कोई केमिस्ट शॉप मतलब कोई मेडिकल स्टोर वगैरह भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं कि सभी दवाइयाँ किस तरह से अरेंज की हुई होती हैं। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल्स। अब मटीरियल्स की दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, तो चलिए देखते हैं। लेट अस लर्न सम मोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल्स। मटीरियल्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई अपीयरेंस ऑफ मटीरियल्स। तो चलिए ऑब्जर्व करते हैं और उनको जानते हैं। मटीरियल्स ऑफन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटीरियल्स एक दूसरे से अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। फ्रेशली कट वुड विच इज़ अनपॉलिश्ड, बिल्कुल ताज़ा मतलब बिल्कुल फ्रेशली, जिसको अभी अभी काटा गया हो वुड को और वो भी अनपॉलिश्ड हो, हैज़ अ डिस्टिंक्ट अपीयरेंस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आयरन। वो आयरन से बिल्कुल अलग तरह का होता है। सिमिलरली आयरन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इसी तरह से जो आयरन होता है वो कॉपर यानी तांबे से, तांबा थोड़ा रेडिश शेड में होता है और एल्यूमिनियम से अलग दिखाई देता है। हाउएवर देयर माइट बी सम सिमिलैरिटीज़ अमंग आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम दैट मेक दैम डिफरेंट फ्रॉम वुड। हालांकि इसके बजाय इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती है, किसमें, आयरन में, कॉपर में और एल्यूमिनियम में, जो कि उन्हें वुड से अलग बना देती है। लेट अस डू अ सॉर्टिंग चैलेंज। तो चलिए चैलेंज करते हैं। कलेक्ट सम पीस ऑफ पेपर्स, कुछ पेपर के पीसेस को इकट्ठा कीजिए, कार्डबोर्ड को, वुड, चॉक, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम फॉइल एंड एनी आर्टिकल मेड अप ऑफ ब्रास, ब्रोंज, स्टील एटसेट्रा। ठीक है, इन सब से बने हुए कुछ आपको ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं। टेक अ लुक एट द पीसेज यू हैव कलेक्टेड। अब इन सब पीसेज को देखिए। डू यू एनी ऑफ दीज मटेरियल शाइन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दैम। क्या इनमें से कोई मटेरियल ऐसा है जब वो उनके ऊपर लाइट डलती है तो वो चमकते हैं। ऑब्जर्व दियर टेक्सचर, और उनके टेक्सचर को भी ऑब्जर्व कीजिए कि उनका जो टेक्सचर है वो रफ़ है या स्मूथ है। उनके कलर को या फिर उनके कोई नोटिसेबल फीचर हो, उनके ऊपर कोई पेंटिंग हुई हो या फिर उनकी कोई शेप हो, उनके कॉर्नर्स बने हुए हो, इस तरह की चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखना है। ग्रुप द कलेक्टेड पीसेज बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस। ठीक है, और फिर उनकी ग्रुपिंग करनी है। मटीरियल्स दैट टिपिकली हैव शाइनी सर्फेसेज आर सेड टू हैव अ लस्ट्रस अपीयरेंस। ऐसे मटीरियल्स जिनका शाइनी सरफेस होता है तो उनको हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी चमकीले हैं देखने में। लस्ट्रस मीन्स चमकीला या फिर बहुत उज्ज्वल, चमकदार होना है ना, रोशन करना किसी चीज़ को। सच मटीरियल्स विद लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। और इस तरह के मटीरियल्स जिनमें चमक होती है वो मेटल कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स इंक्लूड आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड। तो मेटल्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए। आयरन भी ऐसे ही होता है, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम और गोल्ड। हाउएवर सम मेटल्स में लूज दियर लस्ट एंड स्टार्ट टू लुक डल एंड नो लस्टर्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्ट ऑन दैम। हालांकि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ या फिर अपनी प्रॉपर्टीज़ की वजह से अपनी चमक को खो देते हैं, और एज अ रिजल्ट वी ऑफन नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सर्फेसिस। और इसलिए जब वो केवल
तभी के तभी बनाए जाते हैं, तभी काटे जाते हैं बीच में से या फिर उनके साथ कोई काम किया जाता है, तभी वो बिल्कुल उनमें चमक दिखाई देती है। नॉन लस्ट्रस मटेरियल आर दोज दैट डू नॉट हैव अ शाइनी सरफेस। तो नॉन लस्ट्रस मटेरियल किनको बोलते हैं? जिनका कोई शाइनी सरफेस नहीं होता है, जो नहीं चमकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लस्ट्रस मटीरियल्स आर पेपर, वुड, रबर, जूट एट्सेट्रा। ठीक है, तो इनके ऊपर अगर आप लाइट डालेंगे तो वो नहीं चमकेगी। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। जो चमकता है वो सोना नहीं होता है। गोज एन ओल्ड सेइंग, ये एक पुरानी कहावत है। नॉट ऑल द मटीरियल्स दैट शाइन आर मेटल्स। तो इसी तरह से सभी मटीरियल्स जो चमकते हैं वो सभी मेटल्स नहीं होते हैं। सरफेस ऑफ सम मटीरियल्स आर मेड शाइनी बाय पॉलिशिंग और कोटिंग दैम विथ थिन लेयर्स ऑफ प्लास्टिक। कुछ मटीरियल्स होते हैं जिनके सरफेस जो होते हैं उनको शाइनी बना दिया जाता है। कैसे? उनके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग करके, या फिर वैक्स की कोटिंग करके, और एनी अदर मटीरियल विच मेक्स दैम लुक शाइनी, या फिर कोई और मटीरियल उनके ऊपर लगा दिया जाता है जिससे वो शाइनी दिखाई देते हैं। दीज मटीरियल्स मे नॉट बी मेटल्स। और ये मटीरियल्स इस वजह से मेटल नहीं होते हैं। विच मटीरियल्स आर हार्ड। कौन सी मटीरियल्स हार्ड होते हैं? वैन यू प्रेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मटीरियल्स विद योर हैंड, सम ऑफ दैम लाइक स्टोन्स मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर्स लाइक एन इरेजर कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। जब आप अलग अलग मटीरियल्स या ऑब्जेक्ट्स को दबाकर देखते हैं, प्रेस करके देखते हैं अपने हाथों से, तो कुछ तो बिल्कुल पत्थर की तरह जिन्हें आप बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, जबकि कुछ इरेजर की तरह होते हैं जिन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। टेक अ मेटल की एंड यूज इट टू स्क्रैच द सर्फेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, स्टोन, आयरन, कैंडल, चॉक एंड एनी अदर मटीरियल और ऑब्जेक्ट। अब आपने क्या करना है, एक मेटल की लीजिए और इससे कोई पीस अगर वुड, एल्यूमिनियम या स्टोन वगैरह का हो तो उसके ऊपर स्क्रैच देकर डालकर देखिए। कैन सम मटीरियल बी स्क्रैच्ड मोर इजीली दैन अदर्स। क्या कुछ मटीरियल्स ऐसे हैं जो दूसरों की बजाय ज़्यादा आसानी से उनके ऊपर स्क्रैच पड़ गया? मटीरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर सॉफ्ट। तो जो जिन पे आसानी से स्क्रैच आ गया वो सॉफ्ट मटीरियल्स हैं, जबकि जो दूसरे मटीरियल्स हैं जिनके ऊपर कंप्रेस नहीं हो पाया या फिर स्क्रैच नहीं डल पाया वो हार्ड होते हैं। हाउएवर दीज प्रॉपर्टीज आर रिलेटिव इन नेचर। फॉर एग्जांपल रबर इज़ हार्डर दैन स्पॉन्ज बट सॉफ्टर दैन आयरन। तो ये जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नेचर के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि रबड़ को लेते हैं तो वो स्पॉन्ज से तो हार्ड होती है लेकिन आयरन से सॉफ्ट होती है। नाउ एक्टिविटी 6.5 लेट अस ऑब्जर्व। Hold the object given in table 6.3 with your hands. Feel whether the objects are hard or soft. Find out the materials they are made up of. Enter your observations in table 6.3. अब आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के देखना है जो टेबल 6.3 में दिए हुए हैं, और फिर उनको बताना है कि वो हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं, और फिर वो मटेरियल्स किस चीज़ के बने हुए हैं, और फिर ये ऑब्जर्वेशंस आपको टेबल नंबर 6.3 में लिखनी है। तो यहाँ पे ये टेबल नंबर 6.3 दी हुई है। हार्ड और सॉफ्ट ऑब्जेक्ट एंड द मटीरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे हार्ड या सॉफ्ट हैं, कैसे हैं आपको बताना है, और मटीरियल्स बताना है कि किस मटीरियल के वो बने हुए हैं। तो ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं। ब्रिक एक करके दिखाया हुआ है इन्होंने। ब्रिक होती है हार्ड। ब्रिक मतलब ईंट जिससे घर बनाया जाता है, वो हार्ड होती है। और किस मटेरियल की बनी हुई होती है? बेक्ड क्ले की। इसके बाद की एक्सरसाइज मैंने फिल की हुई है यहाँ पे। ये पूरी टेबल आप देख सकते हैं। वाटर बोतल जो होती है वो हार्ड होती है पकड़ने में, और किस चीज़ की बनी होती है? स्टील या फिर प्लास्टिक की होती है। पिलो, पिलो मीन्स तकिया, सॉफ्ट होता है और क्लॉथ का बना हुआ होता है या फिर फाइबर का बना हुआ होता है। टम्बलर, टम्बलर भी आपको वाटर बोतल की तरह यूज़ होता है, वो हार्ड होता है और प्लास्टिक का बना हुआ होता है। टेबल जो होती है वो हार्ड होती है और वुड की होती है। स्वेटर जो आप सर्दियों में डालते हैं वो सॉफ्ट होता है और वूल का बना हुआ होता है। तो यहाँ पे ये हमने मटेरियल्स लिख दिए थे कि वो कौन से मटेरियल के बने हुए हैं। अब आगे देखते हैं। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद द ऑब्जर्वेशंस ऑफ योर फ्रेंड एंड डिस्कस। अब अपनी ऑब्जर्वेशंस को अपने फ्रेंड की ऑब्जर्वेशन से कंपेयर कीजिए। यू हैव लर्न दैट मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, hardness, softness and color. Can you think of any other properties that are shown by materials? Let us explore it further. तो आपने अभी देखा कि मटेरियल्स अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल्स की, जैसे उनकी चमक होना, हार्ड होना, सॉफ्ट होना, उनका स्पेशल कलर होना, ये सब कुछ। लेकिन क्या आप कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता सकते हैं मटेरियल्स की? तो चलिए आगे देखते हैं। एक्सप्लोर मटेरियल्स थ्रू विच वन कैन सी और कैन नॉट सी। अब हम एक्सप्लोर करेंगे मटेरियल्स को कि उनके आर पार, यानी कि उनके थ्रू देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता। गुलन, शीता एंड सारा आर प्लेइंग हाइड एंड सीक लाइक देयर फ्रेंड्स। Gulan hides behind a wall, Sheeta hides behind a big tree in the garden, while Sarah hides behind the frosted glass door which has a hazy surface. Sheeta's younger brother can see all of this happening through a glass window of his house. अब देखिए ये सभी बच्चे गुलन, शीता और सारा ये सभी हाइड एंड सीक खेल रहे हैं
तो यहाँ पे जो गुलन होती है वो कहाँ पे छिपता है, वो वॉल के पीछे छिपता है, एक दीवार के पीछे। चीता जो है एक बड़े पेड़ के पीछे छिपती है गार्डन में, सारा एक ग्लास के गेट के पीछे छिपती है। और जो चीता का छोटा भाई था वो ये सब देख रहा था अपने घर की एक कांच की विंडो से। तो द मटीरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली, ऐसे मटेरियल्स जिनसे चीज़ें आसानी से आर पार दिखाई दे सकती हैं आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। आपको पता होगा जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, कांच के ग्लास होते हैं ना, उनके आर पार हम देख सकते हैं। घर में कांच के गेट होते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स जिनके थ्रू हम आसानी से देख सकते हैं, जिनके दूसरी तरफ भी बिना उस चीज़ को हटाए आर पार देख सकते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जैसे ग्लास, वाटर, एयर, सेल फोन, पेपर, etc. Okay, are some example of transparent materials. Why did Gulan, Sheeta and Sara choose these places to hide? गुलन, शीता और सारा ने ये प्लेसेस क्यों चुने छिपने के लिए? डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर शीताज ब्रदर टू सी हर एंड हर फ्रेंड्स थ्रू अ क्लोज्ड वुडन विंडो फॉर द हाउस? आपको क्या लगता है कि सीता का ब्रदर जो उनको ढूंढ रहा था, अगर वो किसी एक क्लोज्ड वुडन विंडो यानी कि लकड़ी की जो विंडो होती है उसमें उसके पीछे खड़ा हुआ होता तो क्या वो फिर भी देख पाता? नहीं, वो फिर नहीं देख पाता। तो ऐसे मटेरियल्स जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं उनको ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं, लेकिन जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता उनको ओपेक मटेरियल कहते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। There are many materials through which you are not able to see at all. ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। These materials are called opaque, और इन मटेरियल्स को opaque materials कहते हैं। जैसे wood, cardboard, metals are examples of opaque materials. The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. Butter paper and frosted glass are example of translucent materials. तो देखो तीन तरह के वो देखे हमने, प्रॉपर्टीज़ देखी। एक तो ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं, इधर से उधर दूसरी साइड बिल्कुल आसानी से हम देख सकते हैं उनके आर पार, उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ओके, दूसरे देखे जिनके आर पार हम नहीं देख सकते उनको बोलते हैं ओपेक मटेरियल्स, और जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन थोड़ा धुंधला होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ओके, जैसे बटर पेपर, या मतलब बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देगा हमें अगर हम उनके आर पार देखेंगे तो। आइडेंटिफाई एंड लेबल एंड द नेचर ऑफ मटेरियल्स यूज्ड बाय गुलन, शीता, सारा एंड शीताज ब्रदर। अब इन्होंने जो ये मटेरियल्स यूज़ किए हैं उनके अकॉर्डिंग बताना है कि उन्होंने किस तरह के मटेरियल का यूज़ किया है छिपने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये सभी बच्चे छिपे हुए हैं। ये एक लड़की यहाँ पे गेट के पीछे छिपी हुई है, एक विंडो के पीछे, यहाँ पे एक वॉल के पीछे छिपा हुआ है, ये ट्री के पीछे और ये भी ट्री के पीछे। तो ABCD में हमें बताना है कि ये किस किस तरह के मटेरियल्स के पीछे छिपे हुए हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा बच्चा कहाँ पर छिपा हुआ है। तो नंबर A देखिए, यहाँ पे ये बच्चा छिपा हुआ है वॉल के पीछे। तो वॉल क्या होती है? ओपेक मटेरियल होता है, क्योंकि हम उसके आर पार नहीं देख सकते। तो फर्स्ट हो गया, A वाला बच्चा छिपा हुआ है ओपेक मटेरियल के पीछे। अब B में देखते हैं, ये यहाँ पे ये गर्ल है जो ट्री के पीछे छिपी हुई है, और ट्री के आर पार भी हम नहीं देख सकते, इसलिए ट्री भी एक ओपेक मटेरियल है। नेक्स्ट है C वाला बच्चा, यहाँ पे ये देखिए ये इस ग्लास के पीछे छिपा हुआ है लेकिन ग्लास थोड़ा धुंधला है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ऐसे मटेरियल जिनसे क्लियरली बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देता जिनके आर पार, तो ऐसे मटेरियल्स बोले जाते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। और नंबर D है, यहाँ पे ये देखिए बच्चा विंडो में छिपा हुआ है और बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है ना, तो ये हो गया ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ओके, अब आगे देखते हैं। एक्टिविटी 6.6 है, लेट अस क्लासीफाई। इनको क्लासीफाई करना है हमने। क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक इन टेबल 6.4। जो टेबल दी हुई है उनमें इनको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक मटेरियल में चेंज करना है। तो देखिए जो ग्लास टम्बलर है ये कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि हम इसके आर पार आसानी से देख सकते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यहाँ पे बटर पेपर है और फ्रॉस्टेड ग्लास है, ये दोनों के दोनों होते हैं, ये भी और ये भी, ये दोनों होते हैं ट्रांसल्यूसेंट, जिनको ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। और जबकि इरेज़र हो गया, वुडन बोर्ड हो गया, ये दोनों के दोनों होते हैं ओपेक मटेरियल। ओके, ये दोनों ओपेक मटेरियल हो गए। बटर पेपर और फ्रॉस्टेड ग्लास जो हो गए ट्रांसपेरेंट हो गए, और ग्लास टम्बलर और विंडो ग्लास ये तीनों हो जाते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। Now move to the next 6.3.4
व्हाट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर और व्हाट इज़ नॉट। अब इस बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे इनको कि कौन से पानी में घुल जाते हैं और कौन नहीं घुलते। गुलन वॉज स्वेटिंग वैन ही केम होम आफ्टर प्लेइंग इन द इवनिंग। ही वॉज फीलिंग टायर्ड एंड थर्स्टी। गुलन्स मदर मिक्सड a spoonful of sugar, a pinch of salt and some lemon juice in a glass tumbler of water and offered him this shikanji lemonade to drink। अब गुलन जब खेल कर बाहर आया बाहर से घर पे वापस आया शाम के टाइम, तो वो बहुत थका हुआ और प्यासा था। तो उसकी मम्मा ने उसको शिकंजी दी, जो कैसे बनाई जाती है, एक टम्बलर में पानी, चीनी, नमक और थोड़ा नींबू का जूस डालकर घोल कर उसको दिया। गुलन नोटिस दैट व्हाइल हिज मदर वाज मिक्सिंग शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर, द सॉल्ट एंड द शुगर डिसअपियर्ड आफ्टर अ व्हाइल। तो गुलन ने नोटिस किया कि जब उसकी मम्मा पानी में चीनी और साल्ट घोल रही थी तो वो दोनों थोड़ी देर बाद डिसअपियर हो गए। लेट अस ट्राई अ सिंपल एक्टिविटी टू एक्सप्लोर हाउ डिफरेंट मटेरियल्स बिहेव व्हेन वी मिक्स देम इन वाटर। तो चलिए एक सिंपल एक्टिविटी से एक्सप्लोर करते हैं कि अलग अलग मटेरियल्स कैसे बिहेव करते हैं जब हम उनको पानी में मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 6.7 है। लेट अस एक्सप्लोर। कलेक्ट सम अमाउंट ऑफ शुगर, साल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड साडस्ट। अब आपको ये सारे सामान इकट्ठे करने हैं। टेक 5 ग्लास टम्बलर्स, 5 ग्लास लीजिए और उनमें लगभग 2/3 यानी पूरा फिल होने से थोड़ा सा कम वाटर फिल कर दीजिए। पुट अ टेबल स्पून ऑफ शुगर इन द फर्स्ट ग्लास टम्बलर। पहले वाले ग्लास टम्बलर में हम शुगर डालेंगे, सेकंड में सॉल्ट, थर्ड में चॉक पाउडर, फोर्थ में सैंड और फिफ्थ में साडस्ट। ये सभी डालकर ऑन स्टीरिंग और फिर इनको थोड़ा सा चलाना है। प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इन ईच केस। तो अब बताइए कि हर केस में क्या होगा, हर टम्बलर में क्या होगा। यूज अ स्पून टू स्टिर वेल द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्लास टम्बलर। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड वॉच व्हाट हैपन्स। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 6.5। तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। तो ऑब्जर्वेशंस में क्या होगा, जो हमारी शुगर है, सॉल्ट है, ये दोनों अच्छे से घुल जाएंगी। चॉक पाउडर है, ये भी घुल जाएगा और सैंड और सॉडस्ट है, ये बच जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मटेरियल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें अपनी प्रेडिक्शन लिखनी है कि हमने क्या प्रेडिक्ट किया था कि वो पानी में घुलेंगे या नहीं घुलेंगे, और ऑब्जर्वेशन लिखनी है जब हमने उनको घोल कर देखा तो हम क्या हुआ। अब सबसे पहले शुगर हुआ, हमने सोचा था कि ये घुल जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी वाटर में, और ये हो भी गई, डिसॉल्व हुई। सॉल्ट का भी ऐसे ही है, सॉल्ट भी डिसॉल्व हुआ और ये डिसअपियर हो गई वाटर में। हमें यहाँ पे डिसॉल्व होना तो लिखना ही है, बताना है कि वो गायब भी हो गई या नहीं। जबकि चॉक पाउडर को हमने सोचा था कि हाँ शायद ये भी घुल के गायब हो जाएगा, लेकिन जब हमने देखा कि वो बॉटम में सेटल हो गया है, जब हमने चॉक पाउडर डाला तो वो शुरू में तो लगा कि घुल जाएगा, लेकिन जब थोड़ी देर बाद हमने वाटर को देखा तो सारा चॉक पाउडर नीचे बॉटम में सेटल था। सैंड तो नहीं होता है डिसअपियर, और ये हुआ भी नहीं जब हमने चेक करके देखा। तो सॉडस्ट बोलते हैं, जैसे आपने लकड़ी का बुरादा देखा होगा ना, अगर कभी आप बढ़ई की दुकान पर गए हो या फिर आपके घर में फर्नीचर का कोई काम हुआ हो तो उसमें बिल्कुल छोटी छोटी सी लकड़ी के छीलक उतारे जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सॉडस्ट। तो वो पानी में डिसअपियर नहीं होता है, वो डिसॉल्व ही नहीं होता है, और ऑब्जर्वेशन जब हमने उसको पानी में घोल के देखा तो नहीं हुआ वो। You might have noticed that some materials completely disappear when mixed in water। आपने देखा होगा कि कुछ materials ऐसे थे जो पानी में बिल्कुल ही डिसॉल्व हो गए थे। We say that these materials dissolve in water, और in other words they are soluble in water। तो ऐसे materials जो पानी में घुल जाते हैं आसानी से, जैसे नमक, चीनी, हल्दी, ऐसे materials को क्या बोला जाता है, soluble। और some materials do not mix with water and do not disappear even after we stir them for a long time। These materials are insoluble in water। और ऐसी materials जो पानी में नहीं घुलते हैं और जब हम उनको काफ़ी देर के लिए स्टिर भी करते रहते हैं उसके बाद भी वो डिसअपियर नहीं होते हैं, तो ऐसे materials को insoluble कहा जाता है। Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of material। तो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में भी वाटर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये काफ़ी सारे मटेरियल्स को डिसॉल्व कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जब ये सॉल्यूबल मटेरियल है वाटर में, जब ये वाटर में पूरी तरह से घुल गया है, जबकि इनसॉल्यूबल मटेरियल है यहाँ पे नीचे की तरफ इकट्ठा होने लग पड़ा है थोड़े थोड़ा करके, है ना। थोड़ी देर अगर हम इसको रोक के रखेंगे तो ये सारा का सारा नीचे इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है मेक योर ओन ORS। ORS बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को। जब भी गर्मी लग जाती है, लू लगने पर, जब उल्टी दस्त लग जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं ORS लेने के लिए, ठीक है। तो घर पे बना कैसे सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। ORS इज़ यूज टू ट्रीट डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया और अदर इलनेस, ठीक है। तो ORS का यूज़ कब किया जाता है, जब आपको डिहाइड्रेशन हो
या फिर डायरिया या फिर दूसरी ऐसी इस तरह की दिक्कतें हों। दीज रेडीमेड ORS पैकेट्स आर अवेलेबल इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड ऑल्सो इन द मार्केट। ईच पैकेट इज डिसॉल्व इन अ लीटर ऑफ वाटर बिफोर यूज़। तो ये सभी जगह मिल जाते हैं, लगभग प्राइमरी हेल्थ केयर्स पे मिल जाते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, और इनमें पैकेट को घोलना होता है वाटर में। इफ़ दीज आर नॉट अवेलेबल, अगर ये नहीं है तो ORS कैन बी प्रिपेयर्ड एट होम बाय मिक्सिंग 6 टेबल स्पून ऑफ शुगर। तो आपने क्या करना है, 6 टेबल स्पून ऑफ शुगर लेनी है एंड हाफ टी स्पून ऑफ कॉमन साल्ट, आधा चम्मच नमक लेना है एंड 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, और 1 लीटर पानी जो गर्म करके ठंडा किया हुआ हो। जब आप इन सबको मिक्स करेंगे तो आपका ORS बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बच्चे बात कर रहे हैं, डू लिक्विड्स लाइक ऑयल, विनेगर एंड हनी डिसॉल्व इन वाटर एक्सप्लोर। क्या जो ऑयल, विनेगर और हनी जैसे लिक्विड्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं? दूसरी लड़की बोलती है, व्हाट अबाउट द गैसेज प्रेजेंट इन वाटर। तो वाटर में जो गैसेज होती हैं उनका क्या होगा? पढ़ते हैं, some liquids get completely mixed with water, some do not mix with water and form a separate layer when left undisturbed for some time। तो कुछ लिक्विड होते हैं जो पूरी तरह से पानी में घुल जाते हैं, जबकि कुछ नहीं घुलते हैं, और अगर उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, जो डिसॉल्व नहीं हुए हैं, तो वो अपनी एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं, जैसे ऑयल। सिमिलरली सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर व्हेयरएज अदर्स आर नॉट। और इसी तरह से गैसेज भी पानी में कुछ सोल्यूबल होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, oxygen gas dissolve in water. It is very important for the survival of animals and plants that live in water। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन गैस जो होती है वो वाटर में घुली हुई होती है, और ये जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब हैवी और लाइट के अकॉर्डिंग देखेंगे, हम उनको रेक्टिफाई करेंगे। हाउ हैवी और लाइट। Activity 6.8, let us measure. Let us take 3 identical paper cups or bowls. Fill each cup half with the provided materials। ठीक है, 3 पेपर कप्स लेने हैं आपको और उन्हें जो मटेरियल्स बताए हुए हैं उनमें फिल करना है आधा आधा। फिल 1 विद वाटर, एक को वाटर से फिल करना है और इस पर A लिख दो। सेकंड वाले को सैंड से फिल कर दो और उस पर B लिख दो, और थर्ड वाले को कंकड़ से, पेबल्स होती हैं जो, उनसे फिल कर दो और उस पर C लिख दीजिए। प्रेडिक्ट विच वन वुड बी हैवियर एंड विच वन वुड बी लाइटर। और अब आपको प्रेडिक्ट करना है कि इनमें से सबसे हैवी कौन सा होगा और सबसे हल्का कौन सा होगा। वे ईच कप यूजिंग अ बैलेंस एंड रिकॉर्ड द रीडिंग्स इन योर नोटबुक। अब आप हर कप का वे कीजिए और फिर अपनी नोटबुक में उनकी रिकॉर्डिंग को लिखिए। कंपेयर द डाटा एंड इन्फर विच इज़ हैवियर और लाइटर। अब सारे डेटा को कंपेयर कीजिए और फिर बताइए कि कौन हैवी है और कौन लाइट है। फ्रॉम एक्टिविटी 6.8, इस एक्टिविटी से वी कैन से दैट एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ हैवियर और लाइटर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी कॉल्ड मास। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने अभी जिनका वे किया है, तो वो चाहे हैवी हो या फिर लाइट हो, हल्के हो, उन सब का जो मेजर है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो मास के रूप में हम काउंट कर सकते हैं। द वन विच इज़ हैवियर हैज़ मोर मास, जो हैवी है उसमें ज़्यादा मास है, एंड द वन विच इज़ लाइटर हैज़ लेस मास, और जो हल्की होती है उसमें कम मास होता है। वे इज़ समटाइम्स यूज्ड इन कॉमन लैंग्वेज फॉर मास। ठीक है, वे का कॉमन लैंग्वेज में मास की जगह पर वे का यूज़ किया जाता है, एज इट इज़ डिटरमाइंड बाई वेइंग, क्योंकि ये वेइंग के एक तौर पे काम करता है, वेट जो होता है हमारा। You will learn more about mass and weight and their relation in higher classes। आप आगे की क्लासेस में मास और वेट के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। अब स्पेस एंड वॉल्यूम के बारे में देखते हैं। Now let's learn about space and volume। Next day, Madam Vidya enters the class. All the students stand up to greet her. She reciprocates and deliberately says, "Please keep your bags on your seats and sit down." अगले दिन जब मैम विद्या क्लास में आती हैं तो सभी बच्चे उन्हें खड़े होकर ग्रीट कहते हैं, और वो सभी बच्चों को बड़े प्यार से बोलती हैं कि आप सभी अपने बैग को सीट पर रखिए और बैठ जाइए। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सिट बिकॉज बैग्स आर केप्ट ऑन दियर सीट्स। अब बच्चे कहाँ पर बैठे जब उन्होंने सीट्स पर तो बैग रख दिए। मैडम विद्या से, तो इस पर मैम विद्या ने कहा, वाई आर यू नॉट सिटिंग, तुम लोग बैठ क्यों नहीं हो। द स्टूडेंट रिप्लाई दैट देयर इज़ नो स्पेस टू सिट बिकॉज द बैग्स हैव ऑक्यूपाइड दैट स्पेस। तो एक बच्चे ने कहा कि बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है क्योंकि सारा जगह बैग ने घेर लिया है। Continuing the conversation, she provides 2 identical glass tumblers to students and encourages them to pour the remaining water from their drinking water bottles into the respective glass tumbler। फिर इसके बाद मैम ने क्या किया, इसी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 2 ग्लास टम्बलर्स दिए 2 बच्चों को, और उन्हें कहा कि अपनी जो वाटर बोतल है
उसमें जो पानी बचा हुआ है वो आप इन टम्बलर्स में फिल कर दीजिए। On pouring water in the glass tumbler, the student observed that one glass tumbler gets half filled with water. तो जब बच्चों ने फिल किया पानी तो उन्होंने देखा कि एक ग्लास तो पूरी तरह से भर गया, फुली फिल्ड है, और एक ग्लास हाफ फिल हुआ, while the other is almost completely filled with water, जबकि दूसरा पूरी तरह से फिल हो गया था। यहाँ पे देखिए एक ग्लास ये पूरा फिल हो गया और एक ग्लास आधा फिल हुआ है। Why is the level of water different in the two tumblers? अब दोनों टम्बलर्स में पानी का जो लेवल है वो अलग अलग क्यों है? मैडम विद्या elaborates that both tumblers have the same capacity. The water levels differ in each case, which indicates that the amount of water in each tumbler is different. तो मैडम विद्या ने बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों जो टम्बलर हैं वो सेम कैपेसिटी के हैं, लेकिन उनमें जो पानी की मात्रा है वो अलग अलग है। द वाटर इज़ द फर्स्ट टम्बलर ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। पहले जो टम्बलर है उसमें पानी ने कम स्पेस लिया हुआ है, इंडिकेटेड दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज दिस टम्बलर इज लेस दैन द वाटर इन द अदर टम्बलर। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई वाटर रिप्रेजेंट इट्स वॉल्यूम। तो जो पहले वाला ग्लास है वो आधा फिल है ना, तो उसका वो आधा फिल है, इसका मतलब वो कम स्पेस ले रहा है, जबकि दूसरा वाला जो पूरा का पूरा फिल है तो यानी कि वो ज़्यादा जगह घेर रहा है, और ये पानी जितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। Why was I not able to transfer water from the jug into an empty water bottle completely? तो फिर मैं एक जग के पानी को, पूरा जग जो था उसको वाटर बोतल में फिल क्यों नहीं कर पाई? वो बाहर गिरने लगा। Now I नो द रीज़न बिहाइंड इट। और अब मुझे इसके पीछे का रीज़न पता है। रीज़न क्या था कि जो वाटर की जो वॉल्यूम थी वो आपकी बोतल की वॉल्यूम से ज़्यादा थी, तो इसलिए जो जग में ज़्यादा पानी आ रहा था जबकि वाटर बोतल में कम पानी आ रहा था। यू मे हैव नोटिस द ड्रिंकिंग वाटर बोटल ऑफ डिफरेंट साइज बीइंग सोल्ड इन मार्केट। और इसी वजह से यही वजह होती है कि मार्केट में अलग अलग साइज़ की वाटर बोटल्स बेची जाती हैं। हैव यू नोटिस 1 लीटर 500 ml 200 ml एट्सेट्रा रिटर्न एज नेट क्वान्टिटी ऑन दी बोटल्स। दीज इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वाटर बोटल्स। तो पानी की बोतल पर जो ये क्वांटिटी लिखी हुई होती है इससे हमें क्या पता चलता है कि उसमें पानी की कितनी मात्रा आएगी, उसकी वॉल्यूम कितनी आएगी। द बोटल्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मिल्क आर लेबल्ड एज 500 ml इंडिकेटिंग द वॉल्यूम। यानी कि जो ड्रिंकिंग वाटर और मिल्क पर ये 500 ml लिखा हुआ है, इससे हमें इसमें वॉल्यूम का पता चलता है कि कितने वॉल्यूम में इसमें मिल्क या फिर ड्रिंकिंग वाटर है। Now you have become familiar with many properties of materials. However, all materials do not possess all these properties. अब आपको materials की बहुत सारी properties के बारे में पता चल गया है, लेकिन सभी materials में कई properties नहीं होती हैं। Are there any properties which can be shown by all materials? If yes, what are those? क्या कुछ ऐसी properties हैं जो सभी materials में पाई जाती हैं, और अगर हैं तो वो कौन सी है? What is matter? Matter के बारे में जानते हैं। Matter क्या होता है? मास एंड वॉल्यूम आर द टू प्रॉपर्टीज़ दैट आर पोसेस्ड बाय ऑल मटेरियल। तो सभी मटेरियल्स में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती है, एक मास होता है और एक वॉल्यूम। मास मतलब वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है, और वॉल्यूम मतलब उसमें कितनी मात्रा में वो हो सकता है। ओके, कैन वी गिव अ जनरल नेम टू एनीथिंग दैट पोसेस दीज टू प्रॉपर्टीज़? क्या हम किसी उसे कोई जनरल नेम दे सकते हैं जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। तो कोई भी चीज़ जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और जिसमें वज़न भी होता है, मास भी होता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। तो हमने इसका नाम क्या रखा है? मैटर। द मास गिव्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास से हमें मैटर की क्वांटिटी का पता चलता है। एंड द यूनिट टू मेजर इट आर ग्राम, किलोग्राम। और इसे नापने के लिए कौन सी यूनिट्स होती हैं? ग्राम और किलोग्राम। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज इट्स वॉल्यूम। और जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है उससे हमें पता चलता है कि इसकी वॉल्यूम कितनी है। द यूनिट टू मेजर द वॉल्यूम आर लीटर एंड मिलीलीटर। और इन्हें नापने के लिए जो वॉल्यूम है वो होती है, यूनिट्स होती हैं लीटर और मिलीलीटर। किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मास इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी एसआई यूनिट कौन सी होती है मास की? किलोग्राम। किलोग्राम इज़ एब्रीविएटेड इन लोअर केस एज केजी। ये कभी भी अपर केस में नहीं लिखा जाता है, किलोग्राम हमेशा लोअर केस में लिखा जाएगा। देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन के एंड जी इन किलोग्राम। और इनके बीच में कोई स्पेस भी नहीं दिया जाता है। एंड नो फुल स्टॉप आफ्टर द सिंबल। और सिंबल के बाद फुल स्टॉप भी नहीं लगाना होता है, एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। केवल तब छोड़कर जबकि सेंटेंस एंड हो रहा हो। वाइल राइटिंग द मास, लेकिन जब हम मास लिखते हैं, ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर। हमेशा नंबर के बीच में एक गैप छोड़ना चाहिए एंड द यूनिट, और यूनिट के बीच में। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमारा मास जो है वो 7 किलोग्राम है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 7 kg। और इसे 7 kgs नहीं लिखेंगे, 7 kg लिखेंगे।
Similarly, liter is abbreviated as capital L and milliliter as ml. There is no space between m and L in ml. For example, if you have 500 milliliters of water, it would be written as 500 ml. M will be in lower case and L will be in upper case. तो बिल्कुल इसी तरह से जो लीटर की SI यूनिट होती है वो L होती है और ml की ml. M स्मॉल होता है और L बड़ा होता है, इनके बीच में कोई गैप नहीं लगाया जाता है, बिल्कुल इस तरह से जैसे यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है। द SI यूनिट फॉर वॉल्यूम इज़ क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम क्या होती है SI यूनिट? क्यूबिक मीटर होती है, एब्रीविएटेड एज एम क्यूब। ओके, द एब्रीविएशन इज रिटन विद द सबस्क्रिप्ट 3 टू डिनोट क्यूबिक मीटर। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूबिक मीटर्स, अगर आपके पास 2 क्यूबिक मीटर्स की वॉल्यूम है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 मीटर क्यूब। ओके, इसको 2 क्यूबिक मीटर्स भी बोला जाएगा। ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन नंबर एंड द यूनिट। हमेशा यूनिट और नंबर के बीच में गैप होना चाहिए। जबकि ये ml लिखेंगे तो इसके बीच में कोई गैप नहीं होता है, m छोटा बनाएंगे हमेशा और l बड़ा बनाएंगे। इज एयर मैटर? क्या एयर भी मैटर होती है? कैन ऑल द मटेरियल्स अराउंड अस बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ मैटर? डिस्कस विद योर फ्रेंड। तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए कि हमारे आसपास जितने मटेरियल्स दिखाई देते हैं वो मैटर के अलग अलग डिफरेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज़ मैटर, वाटर भी मैटर होता है। सैंड एंड पेबल्स आर मैटर, सैंड और पेबल्स भी मैटर होते हैं। एंड सो इन द कप, और कप भी मैटर होता है। मटीरियल्स आर टाइप्स ऑफ मैटर यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ मेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मटेरियल्स क्या होता है? मैटर का टाइप होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में यूज़ होते हैं। वी लर्न दैट मटेरियल्स लुक डिफरेंट एंड बिहेव डिफरेंटली। वी ग्रुप्ड मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। तो हमने ये समझा है कि जो मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग देखने में हो सकते हैं और अलग अलग तरह से ही बिहेव करते हैं, और हमने मटेरियल्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग भी की है उनकी। वी फाइंड ग्रुपिंग यूजफुल एज इट हेल्प्स अस स्टडी एंड ऑब्जर्व पैटर्न्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ थिंग्स। और ग्रुपिंग हमें काफ़ी यूज़फुल लगी क्योंकि इससे हमें समझने में हेल्प मिलती है और अलग अलग पैटर्न्स को ऑब्जर्व हम कर पाते हैं। ह्यूमंस हैव बीन क्लासीफाइंग नॉट ओनली थिंग्स बट ऑल्सो रॉक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इंसानों ने तो केवल चीज़ों को ही नहीं बल्कि पत्थरों को, कितने तरह के पत्थर होते हैं, प्लांट्स को भी क्लासीफाई किया हुआ है, एनिमल्स को भी क्लासीफाई किया हुआ है। वी हैव लर्नड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड इन द चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जैसे हमने डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड किया था ना चैप्टर, उसमें हमने समझा था कि लिविंग वर्ल्ड को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। जानवरों को हर्बीवरस थे, कार्निवरस थे, फिर ऐसे थे जिनके फूड जो थे वो क्लैब वाले थे, है ना। इस तरह से कुछ जो आइलैंड पर रहने वाले जानवर थे, कुछ कोल्ड डेजर्ट में, कुछ हॉट डेजर्ट में, इस तरह से क्लासीफाई किया था। जस्ट लाइक इन द लिविंग वर्ल्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉन लिविंग वर्ल्ड इज ऑल्सो डन इन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। बिल्कुल लिविंग वर्ल्ड की क्लासिफिकेशन की तरह ही नॉन लिविंग वर्ल्ड यानी कि मेटल्स, मटीरियल्स वगैरह हो गए ना, इनका क्लासिफिकेशन भी किया गया है। थिंक इट ओवर, इसके बारे में सोचो। कैन यू थिंक अबाउट व्हाट चेंजेस द इन्वेंशन ऑफ प्लास्टिक ब्रोट टू ह्यूमंस? प्लास्टिक के इन्वेंशन से इंसानों की ज़िंदगी में क्या क्या चेंज आए? इज़ इट बोर्न और ए बेन? इज़ इट अ बोन और अ बेन? तो क्या ये एक श्राप है या फिर एक वरदान है? प्लास्टिक। वी हैव एक्सप्लोर्ड एंड अंडरस्टूड द वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल। हमने काफ़ी अलग अलग तरह के मटीरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को समझा है। येस, बट मोस्ट ऑफ द मटीरियल्स दैट वी सी टुडे वुड हैव ऑल्सो एग्जिस्टेड अर्लियर। लेकिन अधिकतर जो मटीरियल्स हैं जो हम आप देख रहे हैं वो पहले से ही हैं। आई एम क्यूरियस टू नो हाउ पीपल क्लासीफाइड दैम दैन। फिर मैं इस बारे में जानने में काफ़ी क्यूरियस हूँ कि फिर लोगों ने उनको क्लासीफाई कैसे किया, कौन से उनके ऑब्जर्वेशंस ऐसी थी कि जिसके अकॉर्डिंग उन्हें लगा कि इनको क्लासीफाई कर देना चाहिए। A similar classification system existed in ancient India. Ayurveda, one of the Indian medical system, too has a system of grouping things. बिल्कुल इसी तरह का क्लासिफिकेशन एंशंट इंडिया में भी होता था। आयुर्वेदा जो पुराना मेडिकल सिस्टम था वो उसमें ग्रुप चीज़ों को अलग अलग तरह से ग्रुप करने का पूरा सिस्टम था। तो यहाँ पे अष्टांगा हृदय सूत्र दिया हुआ है। गुरुमंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदुस्थिरा गुणा सूक्ष्म विशदः विंशति स विपर्यया। द श्लोक प्रिसाइजली टॉक्स, श्लोक बताता है दैट द 20 प्रॉपर्टीज़, 20 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। गुना 10 पेयर्स ऑफ अपोजिट प्रॉपर्टीज़, जो कि 10 पेयर्स होते हैं अलग अलग अपोजिट प्रॉपर्टीज़ के। विच आर यूज टू डिस्क्राइब ऑल फिजिकल मैटर इन आयुर्वेदा, जिनका यूज़ आयुर्वेदा में सभी तरह के फिजिकल मैटर्स का यूज़ करने के लिए होता है। देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, 10 ये हैं और 10 ये हैं, तो 20 तरह के मटीरियल्स हो गए। दीज प्रॉपर्टीज़ कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब ऑल लिविंग सिस्टम। ठीक है, सभी तरह के लिविंग सिस्टम्स पे ये वर्क करती हैं। द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो द फूड, एनवायरनमेंट पे भी और फूड में भी। जैसे प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? गुरु मीन्स हैवी,
और इसकी अपोजिट कौन सी है? लघु मीन्स लाइट इन वेट, जो वेट में हल्की होती हैं। मंदा, मंदा मीन्स स्लो। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मीन्स क्विक या फास्ट, बहुत तेज। अपोजिट हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के। हिम, हिम मीन्स कोल्ड एंड उष्ण मीन्स हॉट। स्निग्ध, स्निग्ध मीन्स अंशस यानी गीला, और रुक्ष मीन्स ड्राई सूखा। श्लक्ष्ण मीन्स स्मूथ, बिल्कुल चिकना होता है। खर, खर मीन्स जो रफ होता है एकदम से, है ना। सांद्र मीन्स सॉलिड। द्रव मीन्स लिक्विड। मृदु मीन्स सॉफ्ट। कठिन मीन्स हार्ड। स्थिर मीन्स स्टेबल, जो एक जगह पे रुका हुआ होता है। खल मीन्स मूविंग या फिर अनस्टेबल। सूक्ष्म बिल्कुल छोटा, और स्थूल मीन्स बड़ा। विशद मीन्स नॉन स्लिमी और नॉन स्लाइमी, और पिछला मीन्स स्लाइमी। तो ये 20 तरह की प्रॉपर्टीज़ थी जो आयुर्वेदा में बताई हुई हैं। आगे कीवर्ड्स हैं, इनके ये क्लासिफिकेशन देखिए इनका। नॉन लस्ट्रस किया हमने, हार्ड ओपेक वगैरह किया, है ना। इसके बाद हम समरी और देख लेते हैं इस चैप्टर की। Objects are made from a large variety of materials and object can be made up of a single material or a combination of different materials. Objects जो होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते हैं, और एक ऑब्जेक्ट जो होता है, एक चीज़, वो सिंगल मटेरियल से भी बनाई जा सकती है या फिर काफ़ी अलग अलग तरह के मटेरियल्स को मिक्स करके भी बनाई जा सकती है। वी कैन यूज़ डिफरेंट मटीरियल्स टू मेक ऑब्जेक्ट्स विद सिमिलर फंक्शन। हम अलग अलग मटीरियल्स का यूज भी कर सकते हैं जिनके फंक्शन जबकि एक ही हो सकते हैं। द मैथड ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब ऑब्जेक्ट्स को अलग, एक वो मेथड जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। मटेरियल पॉसेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ विच डिटरमाइन देयर यूज़। मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है जिनसे हम उनकी यूसेज का पता लगाते हैं। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड और क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। मटेरियल्स की ग्रुपिंग किस किस बेस पर होती है? या तो उनकी सिमिलैरिटीज़ या फिर उनकी डिफरेंसेस, की उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन अपीयरेंस सच एज lustrous or non-lustrous and based on the feel such as hard or soft। तो मटेरियल्स का ग्रुपिंग हम कैसे कर सकते हैं? काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हमने चैप्टर में, जैसे उसमें चमक है या नहीं है, या फिर वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, इन सब के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। Materials are grouped as transparent, translucent and opaque depending on how much we can see through them। Materials को 3 ग्रुप्स में हमने बांटा था कि हम उनके आर पार कितना देख सकते हैं इस आधार पे। ट्रांसपेरेंट जिनके आर पार पूरा देख सकते हैं, ट्रांसलूसेंट जिनमें थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है, और ओपेक जिनके आर पार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। सम मटीरियल्स आर सोल्यूबल इन वाटर व्हाइल अदर्स रिमेन इनसोल्यूबल। कुछ मटीरियल्स होते हैं जैसे वाटर में शुगर और सॉल्ट जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, जबकि दूसरे इनसोल्यूबल होते हैं, जैसे सॉडस्ट हो गई, सैंड हो गया, है ना, इस तरह के मटीरियल्स। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कि मैटर किसको बोलते हैं, तो वो हर वो चीज़ जो स्पेस लेती है और जिसमें वजन होता है उसको मैटर बोलते हैं। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई मैटर इज इट्स वॉल्यूम। और एक मैटर जितना स्पेस लेता है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। मास क्वान्टिफाइज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। और मास बताता है कि उस ऑब्जेक्ट में मैटर की कितनी अमाउंट है ना। किलोग्राम में मास निकालते हैं, और वॉल्यूम जो होती है वो लीटर या ml में होती है। Okay, so with this we have done with this chapter's explanation part. This is the part first of this chapter. We will do the second part in the next video. So stay healthy and keep learning with us. If you are liking our videos, don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you so much.